हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज की क्लास में हमने जो अध्ययन करना है वो अध्ययन करना है एंशिएंट हिस्ट्री की ही श्रृंखला में एक चैप्टर हमारा बचता है, या एक प्रकार से बोले तो एक टॉपिक हमारा बचता है जिसको हम गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत उनके कला एवं साहित्य के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो आज इसी का हम लोग भरपूर वर्णन करेंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न बनाया जाता है तो वो जाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कंप्लीट करेंगे कि किसी भी प्रकार की दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो आज जो हमने अध्ययन करना है वो अध्ययन करना है गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत गुप्त साम्राज्य या वंश के अंतर्गत हमने जो अध्ययन करना है इसमें सर्वप्रथम हमने जो बात की थी वो बात की थी सामाजिक स्थिति की, आर्थिक स्थिति की, एंड इसके अंतर्गत जो भी हमारे धर्म थे एंड धर्म के साथ साथ यार इसकी कई सारे आयामों पे हमने चर्चा की थी। ठीक है, उसी में से एक हमारे मतलब बचता है जिसको हम कला के नाम से जानते हैं। तो आज कला के क्षेत्र में हम बात करेंगे कि गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत ऐसी कौन कौन सी कलाएं विकसित हुई जो कि यार गुप्त साम्राज्य के इतिहास में या इन शासकों के नाम पे क्या हो गई, दर्ज हो गई इतिहास में हमेशा और हमेशा के लिए। एंड इसी के पश्चात में इससे पहले की जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप सहजता पूर्वक उन सारी क्लासों को अटेंड कर लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट करेंगे। सर्वप्रथम हमने अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं गुप्तकालीन कला की स्थिति, यानी गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत कला की क्या स्थिति थी इसको देखते हैं। सर्वप्रथम हम यार चाहे जिस भी साम्राज्य की बात करें या किसी भी वंश की बात करें तो सारे उसमें मतलब प्राचीन काल के जो भी हमारे साम्राज्य हैं या जो भी वंश हैं उनमें अगर कलाओं का अध्ययन हम लोगों ने किया तो बेसिकली ज्यादातर हम लोगों ने किस पे बात की कि वहां पे कौन कौन से चित्रकला के क्षेत्र होते थे या नहीं होते थे, चित्रकला के साथ साथ वास्तुकला होती थी या नहीं होती थी, मूर्ति कला होती थी या नहीं होती थी, स्थापत्य कला होती थी या नहीं होती थी। इस तरीके के जितने भी हमारे आयाम हो सकते हैं कला से रिलेटेड उन सारी चीजों का अध्ययन हम लोग इन मतलब क्षेत्रों के अंतर्गत या इन साम्राज्यों के अंतर्गत जो भी घटनाएं घटित हुई इन्हीं सारे आयामों पे बेस्ड होती हैं और बाकायदा कला का नया रूप क्या करती है, विकसित करती है। तो इसी के अंतर्गत हम लोग जो बात करते हैं वो अगर गुप्त साम्राज्य के कला की बात करें तो यहाँ पे जो हमने बात करनी है वो सर्वप्रथम हम बात करेंगे गुप्त काल की वास्तुकला के संदर्भ में, यानी गुप्तकालीन वास्तुकला वास्तुकला के संदर्भ में। इसके पश्चात में गुप्तकालीन चित्रकला के संदर्भ में, चित्रकला के संदर्भ में। एंड इसी के पश्चात में हमने जो अध्ययन करना है इस चैप्टर के अंतर्गत वो बात करेंगे गुप्तकालीन मूर्तिकला के संदर्भ में, मूर्तिकला के संदर्भ में। एंड इसी के पश्चात में एक हमने और अध्ययन करना है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला। एंड एक हमारा आता है
गुप्तकालीन साहित्यिक कला यानी गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत कुछ हमारे साहित्यों का भी संकलन किया इतिहासकारों ने, और उस साहित्य के माध्यम से गुप्त साम्राज्य की कला का क्या होता है, विकास होता है, या कला के साक्ष्य हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इसके अंतर्गत इन्हीं 4 टॉपिकों को हम लोग टच करेंगे, और इतने बेहतरीन तरीके से टच करेंगे कि यार अगर कुछ भी हमारा यहाँ से आता है या किसी भी प्रकार का कोई सिस्टम अगर यहाँ से शुरू होता है तो यहीं से हम लोग खत्म भी करेंगे। ठीक है, फिलहाल में अपनी इस चैप्टर को पढ़ने के पश्चात में क्लास को एक बार देखिएगा एंड उसके पश्चात में एक बुक पढ़िएगा, अपनी स्वयं की एक बौद्धिक क्षमता विकसित होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बात करते हैं इसी गुप्तकालीन वास्तुकला के संदर्भ में कि गुप्त काल में ये हमारी वास्तुकला क्या होती थी। देखते हैं इसी में गुप्तकालीन वास्तुकला। यार वास्तुकला से तात्पर्य क्या है, तो एक प्रकार से बोले तो गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत या प्राचीन काल के अंतर्गत जो भी हमारी कलाएं होती थी उनका अलग अलग नाम दिया जाता था। नाम किस प्रकार से दिया जाता था कि उस समय जो भी हमारे शासकों के दरबार में या राजाओं के दरबार में जो भी हमारे कुछ उस प्रकार के यानी मुख्य व्यक्ति होते थे, एक तरीके से बोले तो मुख्य जो व्यक्ति होते थे उन्हीं की राह मशविरा से सारा कार्य प्राचीन समय में होता था। अब वर्तमान में भी यार जैसे ही मतलब हमारा इंडिया है, यहाँ पे मोदी जी के नेतृत्व में हमारी यहाँ की पूरी शासन व्यवस्था चलती है, तो क्या मोदी जी के द्वारा अकेले ही डिसीजन ले लिया जाता है? ऐसा नहीं है। इसके लिए बाकायदा पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बनाया गया है जिसके राह मशविरे से या जिसके सलाह के पश्चात में मोदी जी का डिसीजन आता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या होता था कि जो भी हमारे शासक होते हैं उनका अपना एक दरबार चलता था और उस दरबार में ऐसे ऐसे व्यक्तियों को रखा जाता था या उस दरबार में ऐसे ऐसे विशेषज्ञों को रखा जाता था कि जो कि राजा को ऐसी राह या मशविरा देते थे कि राजा उन्हीं के अनुसार या उसको फिर जो सही लगता था उसी के अनुसार वो डिसीजन लेता था। ठीक है, तो इसके संदर्भ में भी वास्तुकला के क्षेत्र में भी कुछ ऐसे विशेषज्ञ थे या कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए या कई ऐसे निर्माण किए जो कि वास्तुकला के अंतर्गत रखा गया। वास्तुकला में एक प्रकार से ये बोले तो यह एक प्रकार की कला होती है या शैली होती है। शैली मतलब एक प्रकार की लैंग्वेज टाइप बोल सकते हैं वास्तुकला को, और ये 3 प्रकार की हमको देखने के लिए मिल जाती है जो कि इतिहासकारों ने इतिहास में इसको 3 प्रकार से वर्णित किया है। कौन कौन सी शैलियां थी हमारी? इन्हीं 3 शैलियों में वास्तुकला का निर्माण प्राचीन काल में देखने के लिए मिल जाता है। पहली थी हमारी नागर शैली, नागर शैली के नाम से जानते हैं। सेकंड है हमारा द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली के नाम से जानते हैं। एंड थर्ड हमारा आता है क्या? द्रविड़ शैली। एंड वेषण शैली के नाम से जानते हैं, वेषण शैली के नाम से जानते हैं। इन्हीं 3 शैलियों के माध्यम से पूरी की पूरी वास्तुकला का निर्माण गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, और फिलहाल में वास्तुकला के अंतर्गत यार हमारे कौन से निर्माण आते हैं, तो इसमें बेसिकली कुछ हमारी इमारतों का निर्माण होता है, कुछ भवनों का निर्माण होता है। इन्हीं को हम वास्तुकला के अंतर्गत रखते हैं या इतिहासकार इन्हीं सारे निर्माणों को वास्तुकला के अंतर्गत रख देते हैं। ठीक है, और इन भवनों का निर्माण, इन इमारतों का निर्माण इन्हीं 3 शैलियों के माध्यम से
होता है। ठीक है, बेसिकली ये जो नागर शैली है ये उत्तर भारत में विकसित होती है। क्या होती है? ये नागर शैली उत्तर भारत में क्या होती है? विकसित होती है। उत्तर भारत में विकसित होती है। द्रविड़ शैली कहां पे विकसित होती है? तो ये द्रविड़ शैली हमारी विकसित होती है दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में विकसित होती है। प्राचीन समय में जो भी हमारी मतलब भवन का निर्माण या इमारतों का निर्माण दक्षिण भारत में विकसित हुआ, वो सारे के सारे निर्माण हमारे द्रविड़ शैली के अंतर्गत आते हैं या उनका निर्माण किया गया। बात करते हैं वेषण शैली की, तो ये जो वेषण शैली है ये मध्य भारत में, कहां पे? मध्य भारत में विकसित होती है। मध्य भारत में विकसित हुआ वेषण शैली, यानी ऐसे भवन निर्माण कला या ऐसे इमारतों के निर्माण की कला जो कि नागर शैली में या उत्तर भारत में विकसित होती है, वो नागर शैली के थ्रू विकसित होती है, या उन भवनों का निर्माण, इमारतों का निर्माण नागर शैली में जो मिलता है वो उत्तर भारत में देखने के लिए मिलता है। दक्षिण भारत में जितने भी भवन बनाए गुप्त शासकों ने या जितने भी इमारतों का निर्माण किया, जितने भी मंदिरों का निर्माण किया, इस तरीके के जितने भी निर्माण हमारे द्रविड़ शैली में पाए जाते हैं, अर्थात दक्षिण भारत में इनका निर्माण होता है। ठीक है, बाकायदा इतिहासकारों को या पुरातत्वविदों को साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तभी ये सारी बातें बोली जा रही हैं। ठीक है, एंड मध्य भारत में जो भी हमारे भवनों का निर्माण हुआ, जो भी इमारतों का निर्माण हुआ, वो सारे के सारे भवनों का निर्माण, सारे के सारे इमारतों का निर्माण या इस तरीके की जितनी भी सारी चीजें निर्मित होती हैं गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत, वो सारे के सारे मध्य भारत में अगर होती है, अगर मध्य भारत में ऐसी कलाएं विकसित होती हैं, तो वो वेषण शैली के अंतर्गत क्या होती है? विकसित होती है। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत सर्वप्रसिद्ध जो हमारी शैली थी वो नागर शैली ही देखी जाती है। यानी उत्तर भारत में हमारा ये जो भी सारा सिस्टम है इमारतों का या जो भी स्थापत्य से रिलेटेड है, उत्तर भारत में इनका निर्माण अधिक देखने के लिए मिलता है। इस कारणवश नागर शैली ज्यादा प्रचलन में रही गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत। ठीक है, बाकी द्रविड़ शैली भी हमारी प्रचलन में थी कि इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने अध्ययन किया था कि हमको एक मंदिर की प्राप्ति होती है झांसी से, देवगढ़ झांसी से विष्णु के दशावतार की हमको मूर्ति प्राप्त होती है, तो ये दक्षिण भारत से ही प्राप्त होती है। इस कारणवश वो हमारा द्रविड़ शैली के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो कि सबसे अच्छा उदाहरण इसके लिए हम बोल सकते हैं। और वेषण शैली मध्य भारत में भी हमको मिलता है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता, जिस कारणवश इतिहासकारों ने इसकी व्याख्या गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत ज्यादा या अधिक मात्रा में नहीं की। ठीक है, तो सर्वप्रथम जो भी हमारी प्रसिद्ध रही गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत, वो नागर शैली ही प्रचलन में ज्यादा थी। ठीक है, बात करते हैं इसी गुप्त काल के कला के संदर्भ में, थोड़ी सी बात करते हैं मूर्ति कला के संदर्भ में। देखते हैं इसी में मूर्ति कला के संदर्भ में, यानी जो भी हमारी मूर्तियां निर्मित हुई गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत, वो ऐसी कौन कौन सी मूर्तियां होती हैं जो कि गुप्त काल की कला को बड़े ही बेहतरीन तरीके से प्रदर्शित करती हैं। तो इससे पहले यार हम लोगों ने पूरे के पूरे गुप्त साम्राज्य को कवर किया, ये हमारा लास्ट है। ठीक है,
तो इतना तो हम समझ ही गए होंगे पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ने के पश्चात में कि किस प्रकार की मूर्तियों का या किन किन प्रकार की मूर्तियों का निर्माण यहाँ पे गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत होता था। हम लोगों ने इससे पहले की क्लास में यार अध्ययन भी किया और इतने बेहतरीन तरीके से अध्ययन किया कि अपनी स्वयं की एक बौद्धिक क्षमता विकसित हुई। और क्या बात करें कि मूर्तिकला के संदर्भ में हम लोगों ने ये देखा कि एक प्रकार से बोले कि यहाँ पे नए नए धर्मों का उदय हो रहा था। किस प्रकार से नए नए धर्म हमारे समाज में आ रहे थे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म में बेसिकली ये हिंदू धर्म से इसको जोड़ा गया। तो इस प्रकार से जितने भी हमारे धर्म होते हैं इन्हीं से रिलेटेड मूर्तियां बनाई जाती थी गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत। ठीक है, तो जैन धर्म में जो मूर्तियां बनाई गई, यार जाहिर सी बात है जब ऐसे लोग होंगे तो कुछ ना कुछ दरबार में भी ऐसे व्यक्ति रहे होंगे मुख्य रूप से, या उनके प्रमुखता के हिसाब से देखें जिसके हिसाब से वो सारी चीजें समाज की जो भी होती थी वो सारी चीजें मतलब दरबार तक पहुंचती थी। ठीक है, और इन्हीं सारे क्रमों को हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे ये वैष्णव धर्म को मानने वाले लोग थे इनका धर्म पीछे छूट रहा था, तभी इन्होंने बौद्ध धर्म को हटाने के लिए अपने धर्म की स्थापना की थी। तो यार कोई ना कोई व्यक्ति दरबार में रहा होगा तभी ऐसा हुआ बाकायदा समाज में भी और दरबार में भी। ठीक है, तो यहाँ पे वही सारी कंडीशनें बोली जाती हैं कि मूर्तिकला के क्षेत्र में जो हमारा जैन धर्म था, जैन धर्म से रिलेटेड भी मूर्तियां प्राप्त होती हैं। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म ये भी प्रचलन में था। जैन धर्म, बौद्ध धर्म एंड इसी के पश्चात में हिंदू धर्म भी यहीं से प्रचलन में आता है। इससे पहले हम लोगों ने पूरे के पूरे प्राचीन इतिहास का अध्ययन किया, लेकिन अभी तक किसी भी हिंदू धर्म के साक्ष्य हमको नहीं प्राप्त होते हैं। लेकिन जैसे ही हम गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत आते हैं यहाँ पे हिंदुओं के देवी देवताओं के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और इसी के अंतर्गत जो भी हमारा धर्म था हिंदुओं के अंतर्गत ये हमारा ब्राह्मण या वैष्णव धर्म ज्यादा प्रसिद्ध था। ठीक है, तो जैन धर्म में भी मूर्तियां बनी, बौद्ध धर्म में भी मूर्तियां बनी, और जो हिंदू धर्म था इस गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत हिंदू धर्म से रिलेटेड भी मूर्तियां बनाई जाने लगी। अभी तक नहीं बनाई जाती थी लेकिन गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत बनाई जाने लगी, और ऐसे इतने बेहतरीन तरीके से बनाया जाने लगा या इतने बेहतरीन तरीके से हिंदू धर्म को या हिंदू धर्म में बेसिकली जो सुप्रसिद्ध धर्म था वो था ब्राह्मण धर्म या वैष्णव धर्म। ठीक है, तो इन धर्मों से रिलेटेड देवी देवताओं की मूर्तियां बनने लगी, मंदिर वगैरह स्थापित होने ही लगे थे। जो कि सबसे अच्छा उदाहरण मैंने दिया कि जो विष्णु जी का दशावतार मंदिर प्राप्त होता है ये गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत ही प्राप्त होता है। ठीक है, जिसमें विष्णु जी का जो भी हमारा 10वां अवतार था जिसको हम लोग वराह अवतार के नाम से जानते हैं और जो कि काफी प्रचलन में था प्राचीन समय में, तो ये साक्ष्य प्राप्त हुआ पुरातत्वविदों को, तभी ये सारी चीजें यार बोली गई। ठीक है, तो हिंदू धर्म में भी उनकी आराधना होने लगी, पूजा पाठ होने लगा। इस तरीके के जितने भी सारे कांड थे वो यहाँ से हिंदू धर्म के रूप में प्रचलन में आते हैं। यार यहाँ से एक प्रकार से ये एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लेना, सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही हो भी सकता है कि दशावतार मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त होता है, मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। एंड यार बौद्ध धर्म में भी कई सारी मूर्तियां प्राप्त होती हैं। अब बौद्ध धर्म में अगर किसी भी प्रकार की मूर्ति बनाई जाएगी तो वो भगवान बुद्ध से रिलेटेड ही बनाई जाएगी। ठीक है, तो प्राचीन समय में इस गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत भगवान बुद्ध से रिलेटेड भी मूर्तियां बनाई जाने लगी, और उनकी मूर्ति का जो भी हमारा साक्ष्य प्राप्त होता है, एक प्रकार से बोले तो उनकी एक मूर्ति ऐसे भी प्राप्त होती है कि उनको मतलब जमीन पे लेटे हुए टाइप में भी दिखाया गया है, या इस प्रकार से
भूमि स्पर्श मुद्रा, अगर शुद्ध हिंदी बोलना चाहूं तो, कि भूमि स्पर्श मुद्रा में, भूमि स्पर्श मुद्रा में बौद्ध धर्म की या बुद्ध की मूर्ति प्राप्त होती है, बुद्ध की मूर्ति प्राप्त होती है, मूर्ति प्राप्त होती है, जो कि इतिहासकारों ने या जैसे ही पुरातत्वविदों को ये साक्ष्य प्राप्त होता है तो उन्होंने ये अनुमान लगाया कि शायद ये क्या कर रहे हैं, अगर इस प्रकार से मूर्ति हमको प्राप्त होती है तो शायद ये जो भगवान बुद्ध है ये अपने मतलब एक तरीके से बोले कि मन की शांति के लिए ऐसा मतलब दृश्य दिखाया गया है, या एक प्रकार से बोले तो इस मुद्रा में जो भी मंदिर स्थापित हुई है वो इसी कारणवश स्थापित की गई कि इनके मन को एक प्रकार से शांति प्राप्त हो रही है, यही बोला गया इतिहासकारों के द्वारा। ठीक है, तो ये मूर्ति भी प्राप्त होती है। इस तरीके की जितनी भी मूर्तियां प्राप्त होती हैं या इस प्रकार की मूर्तियों से रिलेटेड, मंदिरों से रिलेटेड जो प्राप्त होगी वो वास्तुकला के अंतर्गत मूर्तियों से रिलेटेड जो भी सारे साक्ष्य प्राप्त होंगे वो सारी की सारी कलाएं मूर्ति कलाएं को क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। और मूर्ति कला के अंतर्गत बेसिकली वो गुप्त साम्राज्य की मूर्ति कला को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो इसका भी विकास गुप्त साम्राज्य में होता है और बेहतरीन तरीके से होता है, यही बोल सकते हैं। लेकिन जो एक प्रकार से बोले कि सर्वाधिक मात्रा में जिस धर्म को लेकर के गुप्त साम्राज्य में प्रख्यात या उपलब्धता होती है वो हमारी होती है हिंदू धर्म को लेकर के, यानी ब्राह्मण धर्म या वैष्णव धर्म गुप्त साम्राज्य में ज्यादा महत्वता दी जाती है। तो इस कारणवश भी समाज में हिंदू धर्म से रिलेटेड मूर्तियां बनाई जाने लगी थी। तो बात करते हैं इसी के पश्चात में, मूर्ति कला के पश्चात बात करते हैं चित्रकला के संदर्भ में, यानी गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत ऐसी कौन कौन सी चित्रकलाएं हमको प्राप्त होती हैं या पुरातत्वविदों को अवशेष के रूप में प्राप्त होती हैं, जिससे पूरा का पूरा इतिहास गुप्त साम्राज्य का इतिहासकारों ने लिख दिया इस कला के क्षेत्र में, बाकायदा गुप्त साम्राज्य के कला के क्षेत्र में। ठीक है, देखते हैं इसी में गुप्तकालीन चित्रकला। गुप्तकाल की चित्रकला के संदर्भ में इसमें बेसिकली यार प्रमुख रूप से जो पुरातत्वविद लोग हैं उनको दो ही प्रकार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं मुख्य रूप से। यार और भी प्राप्त हुए होंगे क्योंकि प्राचीन इतिहास का जो भी अध्ययन इतिहासकारों ने किया वो पूरा का पूरा अध्ययन किया तभी इतिहास लिखा। लेकिन हम एक प्रकार से ये बोल सकते हैं कि पूरी तरीके से ना ही सत्य घटना हो सकती है और ना ही असत्य हो सकती है। ठीक है, तो हम लोगों ने जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ेंगे, इसको पूरी तरीके से ना ही हम लोग कल्पना के बेस पे पढ़ सकते हैं और ना ही पूरी तरीके से हम असत्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमें याद रखना है क्योंकि प्राचीन काल उतने हमको साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए क्या जरूरी है क्या कि उसी काल का रहा हो? हाँ, जो भी मतलब ये साक्ष्य मिलते हैं पुरातत्वविदों को तो ये अनुमान के बेस पे ही मतलब पुरातत्वविद लोगों को जो भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं खुदाई के दौरान में या छानबीन के दौरान में वो अवशेष प्राप्त हुए तो उनपे उन लोगों ने अनुमान के बेस पे सारी चीजें बोली, जो कि बहुत ही एक तरीके से बोले तो काफी सारी मात्रा में स्ट्रगल टाइप में उन्होंने किया, संघर्ष किया। इतिहासकारों ने एक बार देख करके
उन साक्ष्यों को पहली बार में ही देख करके इतिहास नहीं लिखा यार, उन साक्ष्यों में काफी मात्रा में छानबीन होती है, जो भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं, एंड उसी के पश्चात में इतिहासकारों ने इतिहास लिखा। ठीक है, कई सारी ऐसी पांडुलिपियां भी मिलती हैं जो कि एक प्रकार से बोले कि जो पांडुलिपियां टाइप प्राप्त होती हैं, ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं प्राचीन काल के, वो कई सारे हमारे मतलब एक तरीके से बोले कई तो नष्ट भी हो जाते हैं और कईयों की प्रतिलिपि प्राप्त होती है, ओरिजिनल कॉपी नहीं प्राप्त होती है। ठीक है, फोटो कॉपी टाइप में एक प्रकार से बोले अपनी व्यवहारिक लैंग्वेज में तो फोटो कॉपी टाइप में प्राप्त होती है, और फोटो कॉपी टाइप में जो भी हमारी प्रतिलिपि प्राप्त होती है पुरातत्वविदों को, तो क्या जरूरी है क्या कि वो प्राचीन समय में वही रही हो यार, कुछ ना कुछ चेंजमेंट हुआ होगा। जाहिर सी बात है, आप यार हमारी कॉपी ये भी बोलते हैं कि जैसे मानते हैं कि आप यार मेरी कॉपी लेते हो और उसमें से किसी भी प्रकार की कोई हैंड राइटिंग मैच नहीं करती, तो अपनी कल्पना के बेस पे ही उसको हम या उस शब्द को लिख देते हैं अपने कॉपी में, अगर किसी भी प्रकार की कॉपी बनाते हैं तो। इसी प्रकार से जो भी साक्ष्य पुरातत्वविदों को प्राप्त हुआ, इतिहास लिखने के दौरान में इतिहासकारों ने क्या किया कि जो उनके समझ में आया उस हिसाब से तो उन्होंने सही लिखा, लेकिन जो उनको समझ में नहीं आया, प्रतिलिपि टाइप प्राप्त हुई, फोटोकॉपी टाइप प्राप्त हुई, तो उन्होंने अनुमान के बेस पे उसको इतिहास में दर्ज कर दिया। ठीक है, तो इस कारणवश हम लोग बोल सकते हैं कि एक प्रकार से सत्य घटना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो पूरी तरीके से ना ही असत्य बोल सकते हैं और ना ही सत्य बोल सकते हैं। ठीक है, इस चित्रकला के संदर्भ में भी कई सारे ऐसे अवशेष प्राप्त होते हैं जिनसे इतिहासकारों ने इसको कला के क्षेत्र में गुप्त साम्राज्य के कला के अंतर्गत बताया कि ये जो हमको चित्रकलाएं प्राप्त हो रही है, ये हम लोगों ने अध्ययन किया है बकायदा, तभी हम इसका वर्णन इतिहास में कर रहे हैं, और इतिहास में कर दिए हैं तो अध्ययन करते हैं। ठीक है, और इसको हम ये मानते हैं कि ये जो चित्रकला आज हमको इस स्थान से प्राप्त हो रही है, ये गुप्त साम्राज्य की चित्रकला थी या रही होगी। ठीक है, ये हमारा मानना है, पुरातत्वविदों का मानना है, इतिहासकारों का मानना है। ठीक है, तो चित्रकला के संदर्भ में दो मुख्य रूप से हमने जो पढ़ना है वो हमारी चित्रकलाएं प्राप्त होती थी। एक थी हमारी अजंता के गुफाएं प्राप्त होती हैं, नाम सुना होगा अजंता की गुफा। अजंता की गुफाओं से जो भी हमको चित्रकारी के अवशेष प्राप्त होते हैं या साक्ष्य प्राप्त होते हैं, वो गुप्त साम्राज्य के ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। एंड इसी के संदर्भ में एक जो हमें प्राप्त होता है चित्रकला, वो हम लोग वाक्य चित्रकला के नाम से जानते हैं, या वाक भी बोल सकते हैं, यानी एक प्रकार की यह भी गुफा ही थी। वाक गुफाओं से प्राप्त चित्रकला के साक्ष्य, प्राप्त चित्रकला के साक्ष्य, इसमें भी प्राप्त चित्रकला के साक्ष्य, चित्रकला के साक्ष्य बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन गुफाओं में ये हमको दो गुफाएं काफी ज्यादा प्रसिद्ध पुरातत्वविदों को छानबीन के दौरान में, इन दो गुफाओं में जब उन्होंने क्या किया कि मतलब छानबीन करना स्टार्ट की, खुदाई करना स्टार्ट किया, तो ये हमको गुफाएं प्राप्त हुई। और पुरातत्वविदों को जैसे ही ये गुफाएं प्राप्त हुई, तो वहां पे उन्होंने देखा कि दीवारों पे, इन गुफाओं की दीवारों पे कुछ चित्र बनाए गए हैं जो कि प्राचीन समय के चित्र थे। तो इस कारणवश उन लोगों ने चित्रों को बाकायदा देखा और उनको बड़े ही बारीकी नजर से या बड़े ही बेहतरीन तरीके से उन चित्रों को पढ़ने का प्रयास किया। उन चित्रों को अपने माध्यम से या उनकी जो टेक्नोलॉजी थी यार, उस माध्यम से उन लोगों ने इन चित्रों को बाकायदा समझा, और समझने के पश्चात में जो भी अवशेष प्राप्त होते हैं उनको
संग्रहालय में इकट्ठा किया और संग्रहालय में इकट्ठा करने के पश्चात में इतिहासकारों ने अध्ययन किया और उसके पश्चात में इसको ये बोला गया कि गुप्त साम्राज्य की कला थी। और गुप्त साम्राज्य की ऐसी कला थी जिसको हम लोग चित्रकला के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली ये जो अजंता की गुफाएं थी इसमें हमको 29 गुफाओं का वर्णन इतिहासकारों ने किया है। कितनी गुफाएं प्राप्त होती हैं अजंता की गुफाओं से? 29 गुफाओं का वर्णन मिलता है। ये छानबीन के दौरान पुरातत्वविदों को प्राप्त हुआ 29 प्रकार की गुफाएं, जिसमें से 16वें नंबर की गुफा एंड 17वें नंबर की गुफा ये क्या होती है, काफी प्रचलन में थी या काफी महत्वपूर्ण थी। काफी महत्वपूर्ण गुफा के रूप में ये 16वीं और 17वीं गुफा को देखा गया। बेसिकली ये जो 16वीं है इसमें एक प्रकार से बोले तो 16वें नंबर की ये जो गुफा प्राप्त होती है इसमें ये बोला गया है कि एक राजकुमारी का चित्रण मिलता है इस 16 नंबर की गुफा में। और उस राजकुमारी को किस मुद्रा में दर्शाया गया है? तो मरणासन मुद्रा में उसका चित्र गुप्त साम्राज्य के जो भी हमारे आर्टिस्ट थे, या आर्टिस्ट ना बोल करके हम लोग ये भी बोले कि आम लोग भी बनाते रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत जो हमारे आर्टिस्ट थे या जो कलाकार थे वही केवल चित्रण करते थे। यार आम लोग भी चित्रण किया करते रहे होंगे, ये साक्ष्य तो नहीं मिलता लेकिन फिर भी अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर इतनी सारी चीजों का वर्णन हो चुका है तो बाकायदा चैप्टर पढ़ने के पश्चात में इतनी तो समझ विकसित हो ही गई हमारी कि हम इतना तो अनुमान लगा ही सकते हैं कि जाहिर सी बात है जो हमारे व्यक्ति समाज में रहे होंगे उनको भी शौक रहा होगा कला के क्षेत्र में। ठीक है, तो उन लोगों के द्वारा भी कलाओं का विकास किया गया जिसको गुप्त साम्राज्य की कला के अंतर्गत इतिहासकारों ने रख दिया। ठीक है, 17वें नंबर की गुफा में क्या होता है कि ये 17 नंबर की गुफा काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें इस गुफा के अंतर्गत जो चित्रण प्राप्त होते हैं दीवारों पे वो क्या होते हैं कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए चित्रण प्राप्त होते हैं। बौद्ध धर्म से रिलेटेड अर्थात गौतम बुद्ध के जीवन से रिलेटेड चरित्र चित्रण हमारे इस 17 नंबर की गुफाओं में किया गया है जो कि अजंता की गुफाओं के अंतर्गत आता है। इसमें मुख्य रूप से या मुख्यता के आधार पे जो भी हमारे गौतम बुद्ध जी थे इनके जीवन से रिलेटेड, जैसे इनके जन्म का चरित्र चित्रण किया गया है, जन्म के पश्चात में इस तरीके की जितनी भी घटनाएं हमारी गौतम जी से रिलेटेड थी उनको बाकायदा चित्र के माध्यम से उकेर करके रख दिया वहां के लोगों ने, या वहां के जो भी कलाकार थे उन्होंने उकेर करके रख दिया, जो कि एक प्रकार को दर्शाता है कि ये हमारा गुप्त साम्राज्य की कला की स्थिति को दर्शाता है। और कला में किस कला की चरित्र चित्रण दिखाता है? तो चित्रकला के चरित्र चित्रण को दिखाता है। इसी प्रकार से गौतम जी के निर्वाण की प्राप्ति की वो भी दिखाया गया है कि उनकी मृत्यु कैसे होती है, उनको ज्ञान प्राप्त कैसे होता है। तो इस तरह से जितनी भी घटनाएं थी गौतम जी से रिलेटेड वो 17 नंबर की गुफाओं में इनके चित्र के माध्यम से ये साक्ष्य पुरातत्वविदों को प्राप्त होता है। ठीक है, तो इन दोनों गुफाओं को याद रखना है एंड 29 गुफाएं प्राप्त होती हैं ये भी याद रखना है। अजंता की गुफा है कहां पे? तो ये महाराष्ट्र में है। कहां पे? महाराष्ट्र में। इसको याद रखना है, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में कहां पे? तो एग्जैक्ट औरंगाबाद में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हमको ये सारी गुफाएं देखने के लिए मिल जाती हैं। कभी ना कभार सिलेक्शन हुआ तो जाना जरूर, पुरानी जितनी भी चीजों का अध्ययन करके अधिकारी बनना। यार मेरा एक सजेशन है कि इन सारी लोकेशनों को एक बार ट्रैक जरूर करना। ठीक है, जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं हमारे। इसी के पश्चात में बात करते हैं वाक गुफा की। क्या होता है वाक गुफा? क्या होती है?
तो यह भी एक प्रकार की गुफा ही होती है। वाक गुफा ये गुफाओं का नाम है, ठीक है। तो इन गुफाओं में क्या होता है कि इन गुफाओं से भी हमको कुछ चित्रण प्राप्त होते हैं, जो कि ये चित्र दर्शाते हैं कि ये गुप्त साम्राज्य की कला रही होगी, ठीक है। और इन गुफाओं में किस प्रकार के चित्रों को दर्शाया गया है, तो इन गुफाओं में जो चित्रों को दर्शाया गया है वो आम जनजीवन से रिलेटेड जो भी चित्र प्राप्त होते हैं, यानी आम जनजीवन का तात्पर्य यह है कि समाज की स्थिति को दर्शाया गया है चित्रों के माध्यम से। किस गुफा में? वाक गुफा में। तो एक प्रकार से बोल सकते हैं इसको लोक जनजीवन के तौर पे, लोक जनजीवन का चरित्र चित्रण, चरित्र चित्रण कहां पे किया गया है? वाक गुफाओं से इनका साक्ष्य प्राप्त होता है। और ये गुफाएं हमको कहां से प्राप्त होती हैं? तो आधुनिक मध्य प्रदेश से ये हमको गुफा का साक्ष्य भी प्राप्त होता है। और इन गुफाओं से हमको बाकायदा गुप्त साम्राज्य की चित्रकारी के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। और इन गुफाओं को आज भी बाकायदा जो भी हमारे इतिहासकार हैं या पुरातत्वविद लोग हैं, इनसे रिलेटेड जो भी अधिकारी हैं हमारे, इनको बाकायदा संरक्षित भी करते हैं। क्योंकि जितनी भी हमारी पुरानी चीजें हैं उनको हम लोग अपने इंडिया के विरासत के तौर पे देखते हैं, ठीक है। तो इनको किसी भी प्रकार की कोई क्षति ना पहुंचे या इनको हानि ना पहुंचे, इस कारणवश बाकायदा इनको सरकार प्रोटेक्ट भी करती है, ठीक है। तो सरकार के द्वारा इसको संरक्षित रखने का कार्य भी किया जाता है और बाकायदा इस पे खर्च भी किया जाता है, ठीक है। क्योंकि यही हमारी क्या है? विरासत है, इंडिया की धरोहर टाइप में बोल सकते हैं। ताजमहल वगैरह क्या है, इसका बाकायदा प्रोटेक्शन आज भी, लाल किला वगैरह क्या, ये सारे के सारे हमारे ऐतिहासिक, एक तरीके से बोले तो ऐतिहासिक ये विरासत है हमारी, नष्ट ना हो। इन्हीं सारी चीजों के वजह से तो इंडिया प्रचलित है बाकी अन्य देशों की तुलना में, ठीक है। जिससे हमारे जो भी फॉरेनर्स हैं या जो भी विदेशी हैं वो यहाँ पे आने को आकर्षित होते हैं, इंडिया को देखने के लिए आकर्षित होते हैं। तो इन्हीं विरासतों की वजह से ही यार बाहर के व्यक्ति यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए, इन्हीं सारी चीजों की वजह से इंडिया प्रसिद्ध है, ठीक है। तो सरकार इस पे बाकायदा खर्च भी करती है इनके संरक्षण में, ठीक है। ये हुआ हमारा चित्रकला के संदर्भ में। बात करते हैं चित्रकला के पश्चात में, कुछ बातें करते हैं साहित्य के क्षेत्र में कि ऐसी कौन कौन सी कलाएं थी जो कि साहित्य के क्षेत्र में विकसित हुई एंड यार साहित्य के क्षेत्र में विकसित ही ना हुई, जो भी विकसित हुई उनको हम साहित्य के कला के तौर पे जानते हैं। देखते हैं साहित्य के क्षेत्र में। देखते हैं इसी में गुप्तकालीन साहित्यिक कला, साहित्यिक कला के संदर्भ में साहित्यिक कला क्या होती है, तो इससे यार हम लोग इसके वर्ड से ही परिचित हो गए होंगे कि साहित्य हमारा है क्या पे। जो भी हमारे गुप्त काल के शासक थे या राजा थे, उनके दरबार में कई ऐसे लोग रहते थे
या कई ऐसे लेखक रहते थे जो कि उस समय के साहित्य के तौर पे या उस समय की घटनाओं के तौर पे उनको बाकायदा अपने शब्दों में लिखा, जो कि ऐसा यार होता है, ऐसा होता है। आज भी कई ऐसे कवि यार ये इंडिया में हमारे प्रचलित हैं जो कि बाकायदा आज की घटनाओं का वर्णन कर रहे हैं। एक बात यहाँ पे ये भी बोले कि आज का इतिहास भी लिखा जा रहा है, ये भी हम लोग यार जानते हैं, ठीक है। जिसको बाकायदा संग्रहित करके या आज भी छानबीन की जा रही है पुरातत्वविदों के द्वारा, जिनको यार उनके माध्यम से यानी संग्रहित किया जाता है और संग्रहालय में एकत्रित करने के पश्चात में जो भी हमारे इतिहासकार हैं उसका बाकायदा अध्ययन कर रहे हैं और उसी बेस पे आज का इतिहास भी लिखा जा रहा है, जो कि आने वाली पीढ़ी हमारी आज के इतिहास का अध्ययन बड़े ही बेहतरीन तरीके से करेगी, ठीक है। इन्हीं के संदर्भ में साहित्य कला क्या है हमारी, कि साहित्य कला के संदर्भ में कुछ हमारे ऐसे विद्वान थे या लेखक थे जिन्होंने साहित्य के माध्यम से गुप्त साम्राज्य की स्थिति का वर्णन किया है। इतिहासकारों ने इसको एक नाम दिया कि अगर किसी भी प्रकार की लिखी हुई चीज हमको प्राप्त होती है या किसी भी प्रकार का हमको वर्णन लिखित तौर पे प्राप्त होता है गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत, तो उसको हम लोग एक नाम देते हैं जिसको हम लोग साहित्यिक कला के तौर पे जानते हैं। और इसके अंतर्गत हम लोगों ने अध्ययन किया था या हिंदी में भी हम लोगों ने पढ़ा होगा, कालिदास का नाम सुना होगा। कालिदास किसके दरबार में रहते थे, वो गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत ही रहते थे और ये चंद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। ये भी याद रखना, कालिदास चंद्रगुप्त के दरबार में रहते थे जो कि गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो कालिदास जी के द्वारा कई सारे ऐसे मतलब रचनाएं की गई, कई ऐसे लेखन कलाएं विकसित की गई जो कि इतिहासकारों ने ये माना कि ये साहित्य कला के क्षेत्र में निपुण व्यक्ति थे। इन्होंने गुप्त साम्राज्य की कला की स्थिति को बाकायदा अपने शब्दों में उकेर करके रख दिया, ठीक है। तो कालिदास की कुछ रचनाओं को हम लोग देखते हैं जो कि साहित्य के कला के क्षेत्र में जाने गए या सुप्रसिद्ध हुए। कालिदास की प्रमुख रचनाओं को देखते हैं जो कि गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत इन रचनाओं को रखा गया। इसमें हम लोगों ने अध्ययन किया होगा तो अच्छी बात है, नहीं किया तो और अच्छी बात है। यहां पे देखते हैं क्या कि हम लोगों ने देखा होगा, कुछ रचनाओं को याद कर लीजिएगा। एक दो रचनाएं हम यहाँ पे लिखते हैं। मालविका अग्निमित्रम, ये जब हम लोगों ने पढ़ा था गुप्त साम्राज्य के शासकों के बारे में, तो इस रचना का वर्णन हम लोगों ने किया था। मालविका अग्निमित्रम, ये प्राप्त होती है। इसी के पश्चात में रघुवंश हो गया, विक्रमोर्वशी हो गया। ये रचना भी कालिदास जी की ही है। इसी के पश्चात में इतना पर्याप्त है कि एक दो और लिखते हैं। रघुवंश हो गया, विक्रमवर्षी, मालविका अग्निमित्रम एंड इसी के पश्चात में अभिज्ञान शकुंतलम इत्यादि, इतना पर्याप्त है, ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंश, विक्रमवर्षी, कुमार संभव, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सारे के सारे जो भी रचनाएं हमको प्राप्त हुई,
ये रचनाएं थी हमारी कालिदास की, और इनमें बाकायदा इतिहासकारों ने ये बोला कि ये जो हमको मतलब प्राप्त होते हैं ये साहित्यिक स्रोत, ये सारे के सारे साहित्य की कला को प्रदर्शित करते हैं, जो कि एक प्रकार के ये गुप्त कला के तौर पे देखा जाता है। ठीक है, तो ये हमने याद रखना है। लेकिन कुछ प्रचलित रचनाएं और थी जो कि अन्य विद्वानों के द्वारा रचित की गई, और उनके द्वारा भी इतिहासकारों ने अनुमान लगाया या बोला कि ये जो भी हमारे अन्य स्रोत प्राप्त होते हैं साहित्य के तौर पे, ये भी गुप्त काल की कला को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो देखते हैं कुछ और रचनाओं को देखते हैं जो कि अन्य हमारे मतलब विद्वानों के द्वारा रचित किए गए, जो कि गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत या गुप्त दरबार में वो लोग रहते थे। उसी के दौरान उन्होंने साहित्यों को क्या किया, कला का रूप दिया। ठीक है, हम लोगों ने नाम सुना होगा पंचतंत्र। पंचतंत्र, यार हम लोग जब बच्चे थे तो ये चीजें पढ़ते थे कि पंचतंत्र की कहानियां, नाम सुना होगा। तो ये वही पंचतंत्र है, आज भी लोग पढ़ते हैं, ये वही पंचतंत्र है। इसकी रचना कब होती है, तो गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत ही होती है पंचतंत्र की। इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हमारे विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा जी के द्वारा पंचतंत्र की जितनी भी कहानियां हैं वो इस पुस्तक के अंतर्गत संग्रहित कर दी गई। ठीक है, और बेसिकली हम लोग यार ये चीजें जानते ही हैं कि इसके अंतर्गत कहानियों को ही केवल और केवल संग्रहित किया गया है। तो पंचतंत्र नाम की जो भी हमारी पुस्तक प्राप्त होती है उसमें केवल और केवल कहानियों का साक्ष्य प्राप्त हुआ पुरातत्वविदों को। ठीक है, किसके द्वारा रचित, विष्णु शर्मा जी के द्वारा। बात करते हैं अन्य पुस्तकों की, जैसे कामसूत्र, सेकंड हमारी ये हो गई। अमरकोश, एंड इसी के पश्चात में मृच्छकटिकम, एक ये हो गई, एंड नीतिसार एक पुस्तक ये हो गई। कामसूत्र जो है ये एक हमारे गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत हमारे रहते थे एक हमारे लेखक जिनको वात्स्यायन के नाम से जानते हैं, वात्स्यायन के नाम से जानते हैं। इन्होंने कामसूत्र नामक पुस्तक की रचना की, जो कि यह भी एक प्रकार की गुप्त कला को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अमरकोश जो है यह भी एक प्रकार के लेखक थे जो गुप्त दरबार में रहते थे, और इन्होंने भी गुप्त दरबार के रहने के दौरान हमारी कुछ पुस्तकों की रचना की, कुछ मतलब ऐसे लेख लिखे जो कि क्या होता है कि गुप्त साम्राज्य की कला को प्रदर्शित करता है। वो भी गुप्त काल की कौन सी कला को, तो साहित्य की कला को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अमरकोश किसके द्वारा, अमर सिंह के द्वारा, अमर सिंह के द्वारा रचित है। और इसमें जो बेसिकली बात कही गई है यह एक प्रकार का शब्दकोश था, अर्थात ये एक प्रकार की डिक्शनरी टाइप है जो कि अमरकोश जी के द्वारा अमर सिंह के द्वारा लिखित है। मृच्छकटिकम यह भी एक प्रकार की क्या है, पुस्तक टाइप में है। इसको भी हमारे इसके जो लेखक हैं शूद्रक, नाम याद रखना शूद्रक, इनके द्वारा ये मृच्छकटिकम नामक जो भी हमारी पुस्तक है इसकी रचना की गई। नीतिसार एक प्रकार की यह भी पुस्तक है, नीतिसार। इस नीतिसार के जो लेखक हैं कामानंद के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको भी हमें याद रखना है। इस प्रकार की कई ऐसी पुस्तकें प्राप्त हुई गुप्त साम्राज्य की, जो कि इतिहासकारों ने ये बोला कि ये क्या है कि पूरी की पूरी पुस्तकें या जो साहित्य के रूप में स्रोत प्राप्त होते हैं, ये यार क्या होता है कि साहित्य की कला को बड़े ही बेहतरीन तरीके से प्रदर्शित करता है। ठीक है,
तो ये है हमारी पूरी की पूरी साहित्य कला के संदर्भ में। ठीक है, ये हुए चारों का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया, जो कि पूरे के पूरे गुप्त साम्राज्य की कला को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नाम याद रखना कालिदास की रचनाओं का, एंड वो जो भी अन्य हमारी रचनाएं हैं उनका भी नाम हमने याद रखना है। ठीक है, तो ये थी हमारी पूरी की पूरी गुप्त साम्राज्य की कला। लेकिन इसी के संदर्भ में थोड़ी सी बात हम और करते हैं अन्य क्षेत्रों की, यानी इस समय कुछ अन्य विद्वान भी हमारे प्रचलन में थे, जिनके द्वारा गुप्त साम्राज्य काफी ज्यादा प्रचलन में माना जाता है। या गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पे ऐसे हमारे शासक हुए, ऐसे हमारे राजा हुए, ऐसे हमारे लोग हुए जिन्होंने ऐसी ऐसी घटनाओं को आयाम दिया, ऐसे ऐसे कार्य किए कि जिस कारणवश इस गुप्त काल को या पूरे के पूरे गुप्त साम्राज्य को हमारा स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, और इतिहासकारों ने बाकायदा स्वर्ण युग की संज्ञा भी दी है। ठीक है, तो इस संदर्भ में कुछ हमारे व्यक्ति और थे या कुछ विद्वान और थे जिन्होंने गुप्त साम्राज्य का नाम रोशन कर दिया। एक तरीके से ये बोले तो क्या थे कि उन्होंने क्या किया कि ये तो हम लोगों ने देखा चित्रकला के क्षेत्र में कुछ विद्वान थे, उन्होंने रचनाएं की, साहित्य कला के क्षेत्र में थे, उनके द्वारा रचना की गई, या जो भी ऐसी कलाएं अभी हम लोगों ने अध्ययन किया, तो इन सारी कलाओं के माध्यम से जो भी विद्वानों ने लेख लिखे, रचनाएं की, इस कारणवश तो ये प्रचलन में गुप्त साम्राज्य होता ही है। लेकिन कुछ ऐसे विद्वान भी थे दरबार में जिन्होंने नई नई खोज की, और ऐसी खोज की कि इससे पहले किसी अन्य शासकों के द्वारा और ना ही किसी अन्य व्यक्तियों के दरबार में ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने ऐसी खोज को नई आयाम दिया। हम लोगों ने नाम सुना होगा बहुत ही महान और प्रसिद्ध या सुप्रसिद्ध गणितज्ञ के तौर पे, खगोलविद के तौर पे, खगोल शास्त्री के तौर पे, जिनको हम आर्यभट्ट के नाम से जानते हैं। नाम सुना होगा आर्यभट्ट का। ये क्या होता है कि इन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, ये केवल यही नहीं, बहुत सारे ऐसे मतलब विद्वान हुए जिन्होंने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यानी साइंस और टेक के क्षेत्र में कई ऐसे घटनाओं को आयाम दिया, या कई ऐसी घटनाओं को प्रदर्शित भी किया, या कई ऐसी खोजों को खोजा भी जो कि गुप्त साम्राज्य इस कारणवश इतिहास में कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसी प्रकार से ये जो हमारे आर्यभट्ट होते हैं, ये आर्यभट्ट के द्वारा भी कुछ हमारी खोज की गई, नई नई खोज, जो कि इससे पहले किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा ये सारी खोजें नहीं की गई थी, और ना ही किसी व्यक्ति के शासनकाल में, ना ही किसी अन्य शासक के शासनकाल में ऐसे व्यक्ति होते भी नहीं थे। केवल और केवल गुप्त साम्राज्य में ही ये सारे व्यक्तियों का वर्णन देखने के लिए मिल जाता है। तो आर्यभट्ट के दौरान हमको याद रखना है कि इन्होंने कुछ रचनाएं की थी, जैसे आर्यभट्टम की, आर्यभट्टम ये एक प्रकार की पुस्तक है। इसके अलावा सूर्य सिद्धांतम, 10 गीतिका, ये प्रमुख हमारी, या एक प्रकार से बोले तो प्रचलन में ज्यादा थी। ये हमारी आर्यभट्ट के द्वारा रचित हमारी कुछ क्या है, साहित्यिक लेख हैं, जो कि गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत रचित हुई। तो एक प्रकार से ये भी बोल सकते हैं कि ये हमारा गुप्त काल की कला को ये भी प्रदर्शित करता है। लेकिन यहाँ पे कुछ नई खोजें हो जाती हैं। क्या खोजें होती हैं कि इसमें से आर्यभट्टम और सूर्य सिद्धांतम ये दोनों ज्यादा प्रमुख थी। क्या थी? दोनों ज्यादा प्रमुख थी। 10 गीतिका को उतना तवज्जो या उतना मतलब एक प्रकार से बोले तो इतिहासकारों ने उसको इतना अध्ययन नहीं किया जितना अध्ययन किया आर्यभट्टम का और सूर्य सिद्धांतम का। इसमें आर्यभट्ट के द्वारा
ये बोला गया कि जो भी हमारे नक्षत्र हैं, हम लोगों ने नाम सुना होगा या जियोग्राफी में इसका भी अध्ययन किया होगा, नक्षत्रों का, सूर्य का, इन सारी चीजों का अध्ययन किया होगा। तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में आर्यभट्ट ने पहली बार किसमें बताया? आर्यभट्टम और सूर्य सिद्धांतम में इसकी बड़े ही बेहतरीन तरीके से व्याख्या की थी। ठीक है, इससे पहले कोई और व्यक्ति नहीं था जो कि इन सारी चीजों के बारे में बता सके। तो पहली बार किसने बताया? आर्यभट्ट ने। किसके माध्यम से बताया? आर्यभट्टम नामक पुस्तक में और सूर्य सिद्धांतम नामक पुस्तक में इन सारी चीजों की व्याख्या की गई। और इसमें यह बोला इन्होंने कि जो हमारी पृथ्वी है ये सूर्य का चक्कर लगाती है, ना कि सूर्य हमारा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो भी खगोल से रिलेटेड जो भी घटनाएं घटित हुई प्राचीन समय में सर्वप्रथम किसने बताया या किसने वर्णन किया? तो आर्यभट्ट ने वर्णन किया था। ठीक है, इस कारणवश ये आर्यभट्ट की जो भी खोज थी हमारी, ये गुप्त साम्राज्य में एक नई खोज के तौर पे जाना गया और इनको एक महान विद्वान के तौर पे गुप्त साम्राज्य के शासकों ने इसकी संज्ञा दी है। इसी के पश्चात में इन्होंने नाम सुना होगा या जानते भी होंगे हम लोग, इन्होंने पाई वगैरह की खोज भी की, दशमलव की खोज भी की। तो इस तरह के जितने भी खोज हैं हमारे आर्यभट्ट जी के द्वारा किए गए। ठीक है, तो इसको भी याद रखना हमने। दशमलव की खोज, इसको भी याद रखना, दशमलव की खोज, पाई की खोज, पाई की खोज। उसके बाद हम लोगों ने ये बचपन से ही जाना, जिसके लिए ये सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, शून्य की खोज, यानी इस नंबर सिस्टम की खोज भी किसने की? आर्यभट्ट जी के द्वारा की गई। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखना है। एंड इसी के पश्चात में एक हमारे और आते हैं विद्वान, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो भी एक प्रकार से खगोल के विद्वान थे या खगोल शास्त्री थे। ठीक है, उनको भी याद रखना है हमने। वराह महिर के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? वराह महिर। ये भी गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत क्या होते थे? रहते थे, जो कि एक प्रकार से विद्वान ही थे। इनके द्वारा भी एक सिद्धांत दिया गया, या एक प्रकार से बोले तो एक प्रकार का मतलब एक प्रकार से बोले तो सिद्धांत टाइप ही दिया गया। इन्होंने क्या बोला कि इनके द्वारा भी वही सिद्धांत दिया गया जो आर्यभट्ट जी के द्वारा दिया गया। इन्होंने भी ये बोला कि जो हमारा सूर्य है, ये सॉरी जो पृथ्वी है, ये सूर्य का चक्कर लगाती है और जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है वो चंद्रमा लगाता है। तो एक प्रकार से सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा को जोड़ने का जो कार्य करते हैं या इन तीनों के बारे में जो व्याख्या करते हैं पहली बार, वो कौन करते हैं? वराह महिर नामक खगोल शास्त्र के तौर पे किया गया, या खगोल विद्वानी के तौर पे भी इनको हम जानते हैं। ठीक है, इन्होंने चंद्रमा का वर्णन नहीं किया था, आर्यभट्ट ने चंद्रमा का वर्णन नहीं किया, लेकिन वराह महिर ने चंद्रमा का भी वर्णन किया है। ठीक है, तो इसको हमने याद रखना है। इसके पश्चात में एक और आते हैं जिसको हम लोग एक तरीके से बोले